18 मार्च को मुस्कान अपने माँ के पास में कॉल करती है और कॉल करके बोलती है कि माँ, कुछ पैसे की सख्त ज़रूरत पड़ गया है, आप मुझे पैसे भेज सकती हो क्या? मुस्कान की माँ जो कविता रस्तोगी होती है वो बस इतनी बात बोलती है कि आखिर बेटा, जब तुम्हारे साथ में ऑलरेडी तुम्हारा हस्बैंड सौरभ है तो फिर तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत पड़ गई है? मुस्कान अपने माँ से बोलती है कि माँ, सौरभ का जो अकाउंट है ना वो 24 घंटे के लिए होल्ड हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि जब तक उनका अकाउंट का होल्ड ओपन हो, आप मुझे कुछ पैसे डाल दो और उसके बाद में जैसे ही उनके अकाउंट होल्ड से ओपन होगा मैं आपको रिटर्न पैसे कर दूँगी। लेकिन यहाँ मुस्कान की माँ कुछ बातों में यानी अजीब सी महसूस करती है। वो बोलती है कि क्या तुम लोग ठीक हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब मुस्कान की माँ बार बार मुस्कान से फोर्स करती है कि तुम बात कराओ, आखिर सौरभ है कहाँ पे, मैं उनसे बातें करती हूँ और बातें करने के बाद में अगर वो जो बोलेंगे मैं करने के लिए ऑलरेडी तैयार हूँ। लेकिन मुस्कान यहाँ पे एक ही बात बोलती है कि माँ, सौरभ का मर्डर हो चुका है। अब जो कविता रस्तोगी होती है वो बोलती है कि तुम क्या बातें बोल रही हो, जब सौरभ तुम्हारे साथ मनाली घूमने गया है तो वहाँ पे उसका मर्डर कैसे हो जाएगा? मुस्कान यहाँ बोलती है कि हम लोग के शादी के खिलाफ सौरभ के घर वाले थे, इसके वजह से उनके जो चचेरा भाई हैं और कुछ लोग यहाँ पे आकर सौरभ का होटल में ही मर्डर कर दिया लोग। लेकिन फिर भी कविता रस्तोगी मुस्कान के बातों पे भरोसा नहीं करती है। वो इतना बात बोलती है कि तुम सच बताओ और तुम जितनी जल्दी हो जाओ घर पे आ जाओ। मुस्कान वहाँ से सीधा अपनी माँ के घर पहुँचती है। जब वहाँ पहुँचती है तो कविता रस्तोगी उससे बार बार पूछती है कि आखिर सौरभ के साथ में हुआ क्या है, तुम सच बताओ। मुस्कान बोलती है कि हम लोग मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिए हैं। उसके बाद में मुस्कान के पापा और कविता रस्तोगी दोनों मिलकर पुलिस को कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं और बताते हैं सारी कहानी कि आखिर इसने सौरभ का मर्डर किया कैसे है। जब पुलिस आती है और मुस्कान को गिरफ्तार करती है और उसके साथ में एक लड़का और होता है जिसका नाम होता है साहिल शुक्ला, उसको भी गिरफ्तार करके जब मुस्कान के पुराने घर पे लेकर जाती है तो घर के अंदर में पुलिस वाले ऑलरेडी उस घर के अंदर में घुसते हैं और घुसने के बाद में मुस्कान से पूछते हैं कि तुम बताओ आखिर यहाँ पे सौरभ का बॉडी है कहाँ पे। जब पूरी घर को पुलिस वाले छान लेते हैं, कहीं पे भी कोई बॉडी नहीं दिखाई देता है, तब मुस्कान बोलती है कि वो जो ड्रम रखा हुआ है ना उसी के अंदर में सौरभ का बॉडी है। अब पुलिस भी यहाँ पे उस चीज़ को नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये बात सच बोल रही है या फिर पुलिस को गुमराह कर रही है। जब उस ड्रम को उठाकर जब उसे एक ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उसे काटा जाए और जब उसे काटा जाता है तो मालूम चलता है कि सौरभ का बॉडी ड्रम के अंदर में सीमेंट से पैक कर दिया गया था। मेरठ के उत्तर प्रदेश के रहने वाला सौरभ अपने परिवार में वो तीसरा लड़का था। जब वो 16 साल के था तो वो मैट्रिक परीक्षा देने के लिए अक्सर वो अपने कॉलेज जाया करता था। लेकिन उसका कॉलेज और उसका नानी के घर पास में ही होने के कारण से ज़्यादा वो अपने नानी के घर ही जाता था। जब 16 साल के वो आसपास में हुआ तो उसका मुलाकात मुस्कान से हो गई। मुस्कान भी उसी गांव के रहने वाली थी जिस गांव में सौरभ का ननिहाल था। अक्सर दोनों बातें करते थे, घूमते थे और ये लोग कब एक दूसरे से प्यार करने लग गए ये वो लोग खुद भी नहीं जानते थे। जब इनकी मैच्योरिटी उम्र जब यानी 18-19 हुई तो इन्होंने शादी करने का प्लान कर लिया। शादी करने के प्लान जब घर वाले के लोग बताए तो घर वाले इनके शादी के बहुत खिलाफ थे कि तुम उस लड़की से शादी मत करो क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। सौरभ के घर वाले को मालूम था कि आखिर मुस्कान कैसी लड़की है। सौरभ के घर वाले चाहते थे कि सौरभ मुस्कान को भूलकर अपने घर पे ध्यान दे, अपने जॉब पर ध्यान दे। लेकिन यहाँ पे सौरभ ज़्यादा टाइम मुस्कान के साथ में ही फील करता था, ज़्यादा टाइम बिताता था। इस वजह से वो अब अपने घर वाले से झगड़ा करके वो बाहर रहने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन इसके बीच में वो चाहता था कि हम दोनों की शादी हो जाए। सौरभ यहाँ पे प्लान कर लिया था कि मैं अब मुस्कान से शादी करके ही रहूँगा। इस बीच में उसका जो है एक नेवी में जॉब लग जाता है क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था और धीरे धीरे उसके बाद में वो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में उसका नेवी में जॉब लग जाने के बाद में
अब मुस्कान को यहाँ पे लगता है कि चलो नेवी में जॉब लगे थे और अच्छी बात है, और हम दोनों अब जो है ना यहाँ पे मैरिज कर लेते हैं। एक दिन क्या है कि सौरभ मुस्कान को एक मंदिर में ले जाता है और वहाँ जाकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद में जब वो घर पे आते हैं तो घर वाले तो ऐसे पहले से भी नाराज़ थे, लेकिन जब देखते हैं कि सौरभ मुस्कान से शादी करके अब घर लेकर आया है तो घर वाले और भी यहाँ पे बिखर जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन कुछ घर में बड़े बुजुर्ग होने की वजह से सब लोग आपस में बात करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर शादी कर लिया तो ठीक है, अब हम लोग घर पे इसको रहने देते हैं। मुस्कान को छोड़कर सौरभ जॉब करने के लिए इंग्लैंड चला जाता है, क्योंकि उसे एक नेवी में जॉब लग जाती है, तो जॉब करने के लिए उसे बाहर ही जाना पड़ता है। जब वो बाहर चला जाता है तो यहाँ पे अब मुस्कान क्या करती है कि घर वाले से, यानी उसे मिलजुल कर रहने से ज़्यादा उससे झगड़ा करने में ही फ़ायदा था, क्योंकि उसे मज़ा आता था। क्योंकि वो घर में रहती थी तो उसे ऐसा लगता था कि मेरा जो फ्रीडम है ना वो मतलब ब्लॉक हो गया है, अब मैं कैसे भी करके यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ तो सही है। मुस्कान जानती थी कि अब 2 साल तक सौरभ घर तो आने वाला है नहीं, इस बीच में अगर मैं ऐसे रहूँगी तो मैं खुद ही मर जाऊँगी। अब वो क्या करती है कि घर वाले से ज़्यादा झगड़ा करना और उनसे नफ़रत टाइप के करके वो अपने सौरभ से वीडियो कॉल पे फ़ोन पे बात करके एक पास के शहर में, मेरठ शहर में जाकर वो एक भाड़े का रूम लेकर वो रहने लग जाती है। सौरभ जब इंग्लैंड से इंडिया आता है और आने के बाद में जब फिर दोनों अपने घर जाते हैं, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके घर वाले जो होते हैं, मम्मी पापा और जो भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पापा जो होते हैं, उसे अपने ज़मीन से और अपने मतलब ज़िंदगी से बेदखल कर देते हैं। यहाँ पे सौरभ को ऐसा लगता है कि अब तो घर वाले भी मुझे बेदखल कर दें तो क्या करे यहाँ पे। अब वो क्या करता है कि जिस भाड़े के घर से मुस्कान को लेकर वो आया था, फिर उसी घर में जाकर वो लोग रहने लग जाते हैं। वो इंडिया में ही कुछ दिन तक रहता है। उसके बाद में मुस्कान को एक बेटी हो जाती है जिसका नाम पीहू होता है। उनकी ज़िंदगी एक खुशियों से भर जाती है, क्योंकि अगर किसी की ज़िंदगी में एक बच्चा का एंट्री हो जाए तो उसको सबसे बड़ा खुशी दुनिया में और कुछ नहीं दिखाई देता है। बस इसी खुशी के वजह से अब सौरभ जो है ना वो अपने वाइफ से, मुस्कान से बोलता है कि अब अगर हम लोग अपने ज़िंदगी में अपने पैर पे नहीं खड़ा होखेंगे तो घर वाले ऑलरेडी तो हम लोग को बेदखल कर चुके हैं, तो तुम अब यहाँ पे पीहू के साथ में रहो। उसके बाद में वह इंग्लैंड चला जाता है। जब वह जाता है तो अक्सर वो अपने मुस्कान से वीडियो कॉलिंग पे बातें करता था और ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब हर खुशी देने की कोशिश करता था। कोई भी कमी होती थी तो उसे फ़ोन पे ही वो हैंडल करता था। अब मुस्कान यहाँ पे अकेला रहने लग जाती है, क्योंकि सौरभ जो था वो बाई चांस कभी 1 साल, कभी 6 महीना, कभी 2-2 साल पे वो घर आता था। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने हस्बैंड सौरभ से वो झगड़ा करने लग जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अब ये बच्चा जो हो गया है ना, इससे तो और मेरी जो लाइफ है ये ब्लॉक हो गई है। जब इस बीच में सौरभ अपने वाइफ मुस्कान से मिलने आता है तो मुस्कान उसे ऐसे मतलब कि ऐसे टॉर्चर करने लग जाती है ना, जिससे सौरभ बिल्कुल बेचैन हो जाता है। और उस सौरभ के घर वाले भी ऊपर से टॉर्चर दे रहे होते हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम उसे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे सौरभ जानता था कि अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरी जो प्यारी सी बेटी है इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो वो ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि मैं अपने फैमिली को कैसे भी समेट कर आगे बढ़ता रहूँ। लेकिन मुस्कान जानती थी कि अगर मुझे फ्रीडम चाहिए, यहाँ पे सौरभ से मुझे साइड होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सौरभ मेरी लाइफ में है तो फिर मैं कहीं पे निकल नहीं सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से मैं ज़िंदगी जी नहीं सकती हूँ। वो क्या करती है कि सौरभ को बस एक फाइनली बात बोलती है कि क्यों ना हम लोग डिवोर्स ले ले। जब डिवोर्स की बात जब सौरभ सुनता है तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाता है, क्योंकि सौरभ इतनी मुस्कान से मोहब्बत करता था ना कि उसे मतलब जब डिवोर्स की बातें जब उसके कान में आती है तो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसके लिए मैं अपनी पूरी लाइफ, मैं अपने पूरी परिवार को छोड़कर इसके साथ में इसकी लाइफ को मैं मतलब सिक्योर करने में लगा हूँ, वही बोल रही है कि हम लोग डिवोर्स ले लें। यहाँ पे सौरभ जो है कि वो मतलब मुस्कान पे इतनी गुस्सा हो जाता है कि थोड़ा वो मार भी देता है, और वहाँ से थोड़ी टाइम के बाद में फिर वो अपने जॉब पे चला जाता है।
जैसे वो जॉब पे जाता है तो मुस्कान अब यहाँ पे सोचती है कि आखिर ये 2-2 साल के लिए बाहर चला जाता है तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगी यहाँ पे। वो क्या करती है कि उसकी एक सहेली रहती है, वो सहेली के पास में अक्सर हो जाती थी क्योंकि अब धीरे-धीरे पीहू जो थी वो भी एक्चुअली 5 साल के प्लस हो गई थी। इनकी लाइफ़ धीरे-धीरे आगे बढ़ चुकी थी। तो जब वो अपने सहेली के पास जाती है और जाकर जब वो बातें बताती है कि मेरी लाइफ मेरी नहीं रह गई है, तो उसकी सहेली बोलती है कि तुम घर बैठे अगर बोर होती हो तो मैं तुम्हें एक ऐसे ग्रुप में ज्वाइन कर देती हूँ जहाँ से तुम अच्छे अच्छे दोस्त बना सकती हो और बातें भी कर सकती हो लोगों से। तुम्हें ऐसा कभी फील नहीं होगा कि तुम मतलब कि अकेली हो, तुम्हें हर वो एन्जॉय मिलेगा। उसके बाद में मुस्कान की सहेली उसे एक ग्रुप में ऐड कर देती है। जिस ग्रुप में वो ऐड करती है, उसी ग्रुप में साहिल शुक्ला नाम का लड़का भी ज्वाइन रहता है क्योंकि वो ग्रुप ऐसा होता है जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों मिलकर ही वो ग्रुप चलता है। साहिल से जब मुस्कान के जब चैटिंग होने लग जाता है तो उस चैटिंग के माध्यम से धीरे-धीरे वो लोग तो सबसे पहले मैसेज से चैट करते हैं, फिर वीडियो कॉलिंग से होता है। अब यहाँ पे साहिल को जब भी टाइम मिलता था तो वो मुस्कान से मिलने के लिए अब उसके घर पे आ जाते थे और दोनों मिलकर वो हर टाइम बिताते थे जो एक हस्बैंड वाइफ अपने साथ में करते हैं। लेकिन यह बात कुछ आसपास के लोगों को, यहाँ तक कि उस मकान के जो मालिक थे उन्हें भी मालूम चल चुका था कि कोई लड़का मुस्कान से मिलने आता है। जब सौरभ कुछ टाइम के बाद में जब अपने घर आता है तो उसे यानी आसपास के और यहाँ तक कि मकान मालिक जो होते हैं वो भी बताते हैं कि सौरभ, अगर तुम बुरा नहीं मानो, मैं कुछ ऐसे बातें बताना चाहता हूँ जो तुम चले जाते हो उसके तुम्हारे पीठ पीछे यहाँ पे हो रहा है। वो सब बातें वो लोग बता देते हैं। जब यह बात सौरभ को मालूम चलता है कि मुस्कान और कोई लड़का साहिल है जिससे दोनों का रिलेशन है, तो वो सबसे पहले मुस्कान से जाकर पूछता है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। बस यहाँ पे मुस्कान को तो यही चांस चाहिए था क्योंकि वो चाहती थी कि कैसे भी करके सौरभ मेरे लाइफ से हट जाए और मैं साहिल के साथ में यहाँ पे अपनी ज़िंदगी सेट कर लूँ। उसके बाद में वो मुस्कान बोलती है कि अगर तुम खैरियत चाहते हो तो तुम मुझे तलाक दे दो और तुम अपनी साइड हो जाओ। यहाँ पे मुस्कान अपनी मुस्कान के पीछे एक ऐसी हैवानियत छुपा के रखती है जिसे अगर यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए अगर सौरभ समझ जाता तो आज वह जिंदा होता। मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ में एक प्लान बनाती है। प्लान के हिसाब से मुस्कान एक शॉप में जाती है और वहाँ जाकर वो 800 रुपये का यानी 2 धारदार चाकू लेती है जिसे यानी बकरे तो बकरे इंसान भी कट जाए, तो वह लेकर अपने घर पे आ जाती है। और प्लान के हिसाब से 24 मार्च को जब सौरभ अपने घर पहुंचता है और 25 मार्च को जब वो लोग बर्थडे मना रहे होते हैं तो मुस्कान को ये प्लान था कि जैसे ही मतलब सौरभ ड्रिंक करेगा तो मैं उसके ड्रिंक में पॉइजन डालकर उसे बेहोश कर दूंगी और उसके बाद में हम लोग उसे चाकू से मारकर ख़त्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो सौरभ था वो अपने बेटी के बर्थडे में इतना खुश था, बहुत डांस किया क्योंकि तीनों चारों मिलकर डांस कर रहे थे, लेकिन वो शराब पिया ही नहीं। यहाँ पे मुस्कान की प्लान जो थी वो फेल दिख रही थी। वो वेट करते गई और इंतज़ार करते गई जब 18 मार्च को उसे ऐसे महसूस हुआ कि आज क्यों ना सौरभ के लिए किसके पसंदीदा जो पकवान है उससे बनाते हैं। मुस्कान यहाँ पे अपने सौरभ के लिए बहुत अच्छी सी व्यंजन बनाती है, पकवान बनाती है। सौरभ भी यहाँ पे वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने बेटी से बहुत प्यार करता था, बातें करता था। लेकिन इस बीच मुस्कान क्या करती है कि अपनी बेटी को अपने माँ के पास में भेज देती है कि तुम चली जाओ माँ के पास में और हम और सौरभ दोनों जाएंगे यहाँ से मनाली घूमने के लिए। वो अपने मम्मी पापा से भी ये ऑलरेडी बोल देती है कि माँ, मैं पीहू को तुम्हारे पास में भेज रही हूँ और तुम इसकी देख रेख करना और कुछ दिन के लिए हम दोनों यहाँ से मनाली शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं। जब इसी बीच में 18 मार्च को जब मुस्कान सौरभ के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती है और जब उसे खाने के लिए देती है, लेकिन उसी खाने में वो पॉइजन डालकर सौरभ को खिला देती है। जैसे सौरभ उस खाने को खाता है और कुछ टाइम के बाद में उसे के शरीर जो है वो सुन्न सा हो जाता है, वो एक बेहोश हो जाता है। मुस्कान यहाँ पे क्या करती है कि साहिल को कॉल करके बुलाती है। आपस में यह प्लान करते हैं कि सौरभ का यही टाइम है कि हम लोग मर्डर कर दें।
साहिल यहाँ पे बोलता है कि मुस्कान, सबसे पहले तुम चाकू मारो सौरभ को, उसके बाद में मैं करूँगा जो करना होगा। यहाँ पे मुस्कान क्या करती है, एक बड़ा सा चाकू लेती है और सौरभ के सीना पर बैठकर सबसे पहले वह उसी दिल में चाकू मारती है जो दिल हर वक्त मुस्कान के लिए धड़कता था। 3 वार करने के बाद में जो साहिल होता है वो क्या करता है कि सौरभ का जो दोनों हाथ है, ये नस है, वो काट देता है। अब काटने के बाद में एक और ये लोग को यहाँ पे लगता है कि अगर इससे ये नहीं मारा तो क्या किया जाएगा। उसके बाद में वो साहिल जो है सौरभ का गर्दन को 2 टुकड़ा कर देता है। अब यहाँ पे ये लोगों का लगने लग गया था कि आखिर अब तो सौरभ मर चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी बॉडी को यानी डिस्पोज कैसे करें। वो अब अलग अलग तरह से सोचने लग जाते हैं। कभी उनको लगता है कि बोरा में पैक करके कहीं और बिक देते हैं, कभी उनको लगता है कि यानी गटर में डाल देते हैं, लेकिन ये सबसे वो लोग मतलब निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। तो उनकी एक माइंड में आती है कि क्यों ना एक बड़ा सा ड्रम ले और उस ड्रम में इसे डालकर और सीमेंट से ही पैक कर दे और इसी घर के एक कोने में रख दे और उसके बाद में जो होगा सो किया जाएगा। साहिल और मुस्कान दोनों एक शॉप में जाते हैं और जाने के बाद में एक 1200 रुपये का ड्रम लेते हैं और वह ड्रम लेकर घर आते हैं और उसी में सौरभ का बॉडी को डालकर सबसे पहले तो जो सौरभ का मुंडी होता है उसे साहिल अपने यानी बैग में एक थैली में लेकर ऑलरेडी वो घर जाने का प्लानिंग कर लेता है। लेकिन सौरभ का जब बॉडी उसी ड्रम में डालकर और सीमेंट से पूरी ड्रम को लोग पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद में साहिल क्या करता है कि जो सौरभ का मतलब मुंडी होता है वो अपने घर लेकर चला जाता है। साहिल जो होता है ना वो थोड़ा सा तंत्र मंत्र यानी वो अलग टाइप का उसकी माइंडियल रहता है, तो कुछ उसके करने के लिए सौरभ का जो मुंडी होता है वो लेकर चला जाता है। उसके बाद में मुस्कान और साहिल दोनों एक प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना अब हम लोग यहाँ से मनाली घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि मुस्कान यहाँ पे अपने घर मम्मी पापा को बता के रखती है कि हम लोग कुछ दिन के लिए मनाली जा रहे हैं। जब साहिल और मुस्कान जब दोनों शिमला के लिए निकलते हैं तो उनके पास में ऑलरेडी सौरभ का 80-85 हज़ार रुपये रहता है। वह लेकर शिमला तो चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में वो लोग फ्री एंजॉय करते हैं, जितनी हो घूमना, होटल में ठहरना और जो भी उनकी मतलब लाइफ होती है वो जी रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच उनके एक दिल में डर भी होता है। आखिर सौरभ के घर वाले जब पूछेंगे या मालूम करेंगे तो उनको सारी की सारी बातें पता चल जाएगी। लेकिन वो जानती थी कि ठीक है, अगर जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इस बीच सौरभ का बॉडी तो कोई ढूंढ ही नहीं सकता है। लेकिन जब मुस्कान के पास में पैसे ख़त्म हो जाती है तो वह अपने माँ के पास में कॉल लगाती है। ऑलरेडी जो सौरभ का मोबाइल होता है उससे भी लेकर मुस्कान शिमला गई हुई होती है, लेकिन उसी मोबाइल से सौरभ के घर वाले को भी मैसेज करती है और उसी मोबाइल से वो अपने माँ को भी मैसेज करती है। लेकिन जब वह अपने माँ को कॉल करके बोलती है कि माँ, पैसे की सख्त ज़रूरत हो गया है, सौरभ का यहाँ पे अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, तो मुझे पैसे दे दो। मुस्कान की माँ कविता उससे इतना ही बात बोलती है कि बेटा, सौरभ जब तुम्हारे साथ में है तो तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत है। ऐसी बात है तो तुम सौरभ से बात कराओ और मैं उससे बात करके मैं पैसे की अरेंज करके मैं भेज देती हूँ कैसे भी करके। लेकिन इसी बीच उसके ज़बान पे डर से ही एक ही बात निकलता है कि माँ, सौरभ का मर्डर हो चुका है। जब यह बात कविता रस्तोगी सुनती है तो वो अपने बेटी को इतनी बात बोलती है कि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तुम घर पे आ जाओ। जो बातें मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था सेम वही बातें के हिसाब से मुस्कान जो है अपने घर पहुंचती है और यहाँ पे आकर तो मुस्कान की माँ और उसके पापा दोनों मिलकर सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं। जब पुलिस जब मुस्कान को गिरफ्तार करके लेकर जाती है तो पूरी की पूरी ये स्टोरी आपके सामने में ऑलरेडी रहती है। यहाँ से मुस्कान और साहिल को दोनों को कोर्ट तो जेल भेज दिया है और उनकी जेल जो है एक बहुत कठिनाई में गुजर रही होती है। लेकिन एक सोचने वाली बात है कि जो लड़का किसी लड़की के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी यानी घर से लेकर परिवार से लेकर संपत्ति से लेकर हर चीज़ दांव पे लगा दिया, उसने यहाँ तक नहीं सोचा कि जो इतनी मोहब्बत करता है
उसके ही दिल पे मैं चाकू चला दूँ। दोस्तों, ये जो स्टोरी है एक्चुअली आज के समय में हर यानी राज्य में, हर ज़िले में, हर गाँव में, आस-पास में हर जगह हो सकती है। बस आप सतर्क रहें, खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते इंडिया।